मेरे सभी सम्मानित साथियों को सुप्रभात। मेरे साथियों और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए एक सूचना है कि आज से मैं प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से रिलेटेड मुख्य जो विषय हैं उनसे संबंधित जानकारी समय समय पर आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो आप रेगुलर अपडेट्स प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी क्रम में आज मैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप मेरी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों का खोज का कार्य कौन करता है? भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग करता है। भारतीय पुरातत्व विभाग के जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग की जो नींव डाली गई थी वो वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में डाली गई थी। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल थे। तब दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की तथा राखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की गई। इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा स्थल की ही खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक जो स्थल हैं वो सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया। परंतु समय समय के अनुसार अन्य क्षेत्रों से भी स्थलों की खोज होने के कारण यह नाम अधिक उपयुक्त नहीं रह गया। सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा भी तैयार किया था, अतः इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति वाली सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि भारत में पहली बार नगरों के उदय के जो प्रमाण मिलते हैं वो इसी सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के कालक्रम के निर्धारण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो विभिन्न इतिहासकारों या विभिन्न विधियों के आधार पर इसका समय निर्धारण अलग अलग निर्धारित किया गया है। जैसे रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो इसका यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय है वो 3500 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व माना गया है। अगर हम इस विधि की बात करते हैं तो कार्बन डेटिंग जो विधि होती है उससे 50,000 वर्ष तक के जीवाश्मों की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है, जबकि इससे अधिक पुरानी वस्तुओं की अगर हमें आयु ज्ञात करनी है तो उसके लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। 2500 से 1500 ईसा पूर्व का जो काल निर्धारण किया गया है वो सर मार्टिमर व्हीलर के द्वारा निर्धारित किया गया है। एक अन्य काल जिसका जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में आता रहता है 2350 से 1750 ईसा पूर्व का काल डॉक्टर डीपी अग्रवाल के द्वारा निर्धारित किया गया है, जबकि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व का काल सर जॉन मार्शल के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिन्होंने मोहनजोदड़ो में अधिक उत्खनन कार्य किए थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए अन्य काल निर्धारण भी किए गए हैं, परंतु जिनका मैंने आपको अभी परिचय कराया है तो वही काल निर्धारण अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र का जो अहमदनगर जिला है गोदावरी नदी के तट पर जो दैमाबाद है, दैमाबाद ये भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि दैमाबाद कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के तट पर है। वहाँ से कुछ ठीकरे मिले हैं जिन पर सिंधु लिपि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कांसे का रथ भी प्राप्त हुआ है जिसे एक नग्न पुरुष चला रहा है। स्वतंत्रता के बाद अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता के मिले हैं वो गुजरात प्रांत से मिले हैं। अब कुल उत्खनित जो स्थान है उनकी संख्या लगभग 1500 है और क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे उत्तरी स्थल है वो जम्मू में है, चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांडा नामक स्थान है। जबकि दक्षिणी स्थल की बात करते हैं तो ये मांडा से लगभग 1400 किलोमीटर दूर गोदावरी के तट पर दैमाबाद है। सबसे पश्चिमी स्थल की बात करते हैं
तो दाश्क नदी के किनारे सुतकागेंडोर है। और सबसे पूर्वी स्थल की बात करते हैं तो 1600 किलोमीटर दूर मेरठ में हिंड नदी के किनारे आलमगीरपुर है। हड़प्पा सभ्यता की अगर हम नगर योजना की बात करते हैं तो हड़प्पा के नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे। उसी के अनुसार सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर 2 भागों में विभक्त थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे, जबकि पूर्वी टीलों पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यह टीला अपेक्षाकृत बड़ा था, जिसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहा करते थे। सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं घिरा होता था। चंदूदड़ो एकमात्र ऐसा नगर प्राप्त हुआ है जो दुर्गीकृत नहीं था। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख सामान्यतः हो सकता है कि वो एक साइन बोर्ड, जैसे कि वर्तमान में साइन बोर्ड होता है, इस तरह का एक प्रमाण मिला है। मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है। इस लेख के वर्ण किसी भी हड़प्पाई नगर से अब तक प्राप्त लिखावट के सबसे बड़े नमूने हैं। यह लिखावट एक काठ की तख्ती पर खुदाई करके उसमें सफ़ेद चूना, जिसको हम जिप्सम कहते हैं, भरकर तैयार किया गया है। इसमें 10 संकेताक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 25 से 27 सेंटीमीटर है। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं और दहलीजों के निर्माण के लिए किया गया है। मकानों से मिली सीढ़ियों से पता चलता है कि 2 मंजिले भवन भी तैयार होते थे। घर के जो दरवाजे और खिड़कियां हैं, मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे। परंतु जो लोथल जो स्थल है, एकमात्र इसका अपवाद है कि जहाँ के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे। मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, परंतु सबसे अधिक जो प्रचलित आकार प्राप्त हुआ है वो 4:2:1 का है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, प्राचीन भारत, आधुनिक, मध्यकालीन, संविधान, विभिन्न विषयों पर आधारित वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। तो उन सभी अपडेट्स को प्राप्त करने के लिए आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।